अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम ये चीज़ें देखेंगे। रिव्यू आर्टिकल हाइपर क्रॉसलिंक पॉलीमर्स पे कैसे लिखा जाता है, और हाइपर क्रॉसलिंक पॉलीमर्स, इनकी सिंथेसिस, इनकी फैब्रिकेशन, इनकी करेक्टराइजेशन, इनकी एप्लीकेशंस, जब हम रिव्यू में लिखते हैं तो उसमें कौन से टॉपिक्स और सब टॉपिक्स हो सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि रिव्यू आर्टिकल लिखने के जो मेन टॉपिक्स हैं या कुछ इजी टॉपिक्स, ये हम ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। अगर आप फिज़िकल केमिस्ट्री से मतलब इंटरेस्ट रखते हैं और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे कोई रिव्यू लिखना चाहते हैं, तो उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उस लिंक पे जाकर उसको चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका इंटरेस्ट ऑर्गेनिक में भी है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत फिजिकल में भी है। और हाइपर क्रॉसलिंक पॉलीमर जो कि फिजिकल केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री से मुतलिक भी है। इसमें जब उनके सिंथेसिस का रूट देखा जाता है तो उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व होती है। और सिंथेसिस के अलावा जब उनकी करेक्टराइजेशन करवाई जाती है तो उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर आप इन पॉलीमर्स पे काम कर रहे हो या इन पे रिव्यू लिखना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने आपके सामने दो पेपर्स रखे हैं, जिसमें हम दोनों पेपर्स में हाइपर क्रॉसलिंक पॉलीमर्स के रिव्यू को डिस्कस करेंगे। ये एक पहला पेपर आपके सामने ओपन है। इस पेपर को रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री आरएससी जर्नल, ये पब्लिशर में ये पब्लिश्ड है, केम्स सोसाइटी रिव्यू। दूसरा पेपर जो है वो एमडीपीआई, इसका पब्लिशर है, पॉलीमर्स जर्नल है, इसमें इसकी पब्लिकेशन है इस जर्नल की। दोनों पेपर्स लिंक करते हैं, रिलेट करते हैं हाइपर क्रॉसलिंक पॉलीमर से मुतल्लिक, उनके रिव्यू से मुतल्लिक। जो पहला पेपर है इसमें ओवरऑल मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइपर क्रॉसलिंक पॉलीमर्स को डिस्कस किया गया है ब्रीफली। और इस सेकंड पेपर में हमारे पास क्रॉसलिंक पॉलीमर्स जो पॉलीस्टाइरीन से मुतल्लिक हैं उनकी डिस्कशन की गई है, यानी कि पॉलीस्टाइरीन के हाइपर क्रॉसलिंक पॉलीमर्स और उन्हीं के नैनो कंपोजिट्स। और उसके बाद उनकी एफिशिएंसी देखी गई है या एप्लीकेशन देखी गई है एड्जॉर्प्शन के केस में। एड्जॉर्प्शन चूँकि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में आ जाता है और ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन, अगर आप देख रहे हैं हाइपर क्रॉसलिंक पॉलीमर्स की, तो आपको बाकी एप्लीकेशन तो मिलेंगी, लेकिन जो इंडस्ट्रियली एप्लीकेबल हैं, वैलिड हैं और ऑथेंटिक हैं, वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट ही है। क्योंकि कैटालिसिस भी आ जाती है, हाइपर क्रॉसलिंक पॉलीमर्स कैटालिसिस का रोल भी प्ले करते हैं। इसके अलावा वो गैस को प्योरीफाई करने के लिए क्रोमेटोग्राफिक रोल भी प्ले करते हैं, इनमें भी यूज़ होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि इंडस्ट्रियली किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, तो वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की है। बिकॉज़ आप देख सकते हैं कि आजकल पानी बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड हो रहा है और क्लीन वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, जिसकी वजह से ये एक अलार्मिंग इशू होता जा रहा है टुडेज़ वर्ल्ड का। जिस वजह से जितने भी पॉलीमर्स, हाइपर क्रॉसलिंक पॉलीमर्स, नैनो कंपोजिट्स या बायोजॉर्बेंट्स, आजकल आपने देखा भी होगा कि बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है वाटर को ट्रीट करने के लिए इन सारी चीज़ों को यूज़ करके। तो इस पहले पेपर में इसकी डिफरेंट, इस पेपर में इनकी एड्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये जो पहला पेपर है जो रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का है, इसमें हाइपर क्रॉसलिंक की पॉलीमर्स की एप्लीकेशंस हर जगह पे डिस्कस की गई हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में मैं आपके सामने रखूँगी वो बेसिक पॉइंट्स जो आप रिव्यू में अपने पेपर में ऐड कर सकते हैं। अच्छा, रिव्यू लिखना बहुत आसान होता है, ये बहुत ज़्यादा टायरिंग नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि रिव्यू का मतलब है कि बहुत ज़्यादा डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, इतना खपना पड़ेगा। तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि आप की आसानी के लिए कुछ टिप्स हैं जो कि मैं वीडियो में साथ साथ जब भी माइंड में आए कि मैं बताती रहूँगी। तो अभी के लिए टिप ये है कि जब भी आपने किसी भी टॉपिक पर रिव्यू लिखना है तो आपको क्या करना होगा, वो स्पेसिफिक टॉपिक जिस पे आप रिव्यू लिखना चाह रहे हैं, आप उस पर डिफरेंट रिव्यू आर्टिकल्स जो ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं आप उनको डाउनलोड करें। मैंने क्या कहा,
जो टॉपिक आप लिखना चाह रहे हैं, जिस टॉपिक पे रिव्यू, उस टॉपिक से मुतालिक ऑलरेडी पब्लिश्ड रिव्यू पेपर आप डाउनलोड करें। फॉर एग्जांपल, आप रिव्यू लिखना चाह रहे हैं हाइपर क्रॉसलिंक पॉलीमर्स पे, इनकी सिंथेसिस कैसे होती है, इनकी करैक्टराइजेशन कैसे होती है, इनकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, ये आपका टॉपिक है, आप इसको गूगल पे सर्च करें, आपके सामने डिफरेंट रिव्यू पेपर्स ओपन हो जाएंगे। अब आपने वो पेपर्स डाउनलोड करने हैं जो ऑथेंटिक जर्नल्स के हैं। फॉर एग्जांपल, RSC रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री इज़ अ गुड पब्लिशर, इसके जितने भी जर्नल्स हैं वो बहुत अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर के हैं, आप इनके पेपर्स डाउनलोड करें। MDPI के डाउनलोड करें, एल्सेवियर के करें, नेचर के करें, ACS अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के करें, नेचर के करें। लेकिन जो लो क्वालिटी के नेशनल जर्नल्स हैं, आप ट्राई करें, कोशिश करें कि आप उनके पेपर्स डाउनलोड ना करें। उनके पेपर्स डाउनलोड इन रिव्यू पेपर्स के डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, आपने उन रिव्यू पेपर्स को पढ़ना है। मैक्सिमम आप 2 पेपर्स, रिव्यू पेपर्स भी अगर आप उसको अच्छे से रीड कर लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपने अपने रिव्यू में कौन कौन से पॉइंट्स, सब पॉइंट्स को इंक्लूड करना है। आज की वीडियो में मैंने आपके सामने जो 2 रिव्यू पेपर रखे हैं, इनको हम थोरोली चेक करेंगे कि इनकी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स क्या क्या हैं। इट मीन्स कि अगर आप इस टॉपिक पे रिव्यू लिखना चाहते हैं तो आपके रिव्यू में ये चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ यही चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इनके अलावा आपने डिफरेंट पेपर्स जब निकालेंगे तो आपको हर पेपर में कोई ना कोई चीज़ मुख्तलिफ मिलेगी। आपने उन क्या करना है, उन सब रिव्यू पेपर्स की चीज़ों को कलेक्ट करके एक जगह रफ़ आउटलाइन बना लेनी है। ठीक है, रफ़ आउटलाइन बनाने के बाद आपने उनमें कौन सी चीज़ें उनमें मिसिंग है जो आपने किसी और पेपर में देखी हैं, किसी रिसर्च पेपर में देखी हैं, या आपको लगता है कि ये चीज़ रिपीट हो रही है, या ये चीज़ ओमिट करके, स्किप करके रिव्यू बेहतर हो सकता है, अदरवाइज़ रिव्यू ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो आप उन चीज़ों को स्किप कर लें। लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं उनको आपने लाजमी इंक्लूड करना है। अब उन मेन पॉइंट्स में किस तरह की चीज़ें आनी चाहिए, उन टॉपिक्स को, उन हेडिंग्स को कैसे कवर करना है, ये भी आपको इन रिव्यू आर्टिकल्स को पढ़ के ही समझ आएगी। ठीक हो गया। मैं ये नहीं कह रही कि आपने 2-3 रिव्यू निकालने हैं और उनको ही एग्जैक्ट कॉपी करके उन्हीं का स्टाइल, उन्हीं के पेपर्स, उन्हीं के रेफरेंसेस आपने जस्ट अपनी वर्डिंग में लिख देने हैं, ये मेरा ये मतलब नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग कि आपने रिव्यू पेपर्स निकालने हैं जस्ट फॉर टेम्पलेट, जस्ट फॉर एन आइडिया। आपको आइडिया हो जाएगा कि इस टॉपिक पे आप इस तरह का डाटा रिव्यू में ऐड कर सकते हो। तो ये हमारा बेसिक पर्पस है रिव्यू पेपर्स निकाल के उसको पढ़ने का। उसके बाद आप ये भी चेक कर सकते हो कि उन्होंने एक टॉपिक को कितना ज़्यादा डिस्कस किया है, एक टॉपिक को कितना कम किया है। और आप जब इस तरह डिफरेंट पेपर्स डाउनलोड करेंगे, उनको पढ़ेंगे, तो आपको आइडिया होगा कि इस पेपर में ये बात थी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हाइपर क्रॉसलिंक पोरस पॉलीमेरिक मटेरियल, इसकी ये मेन हेडिंग से पता चल रहा है। इट मीन्स कि ये कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे रिव्यू नहीं है। ठीक है, जबकि ये वाला जो पेपर है इसमें हाइपर क्रॉसलिंक पॉलीस्टाइरीन के जो हाइपर क्रॉसलिंक पॉलीमर्स है उनको डिस्कस किया गया है, पॉलीस्टाइरीन के कंपोजिट और नैनो कंपोजिट को। इट मीन्स कि इसमें बाकी बेंजीन, टायोलिन, इस तरह की किसी और हाइपर क्रॉसलिंक पॉलीमर को डिस्कस नहीं किया, जस्ट पॉलीस्टाइरीन के कंपोजिट और नैनो कंपोजिट को डिस्कस किया। तो आप जब रिव्यू लिखेंगे, इस तरह के पेपर्स डिफरेंट डाउनलोड करेंगे, तो आप अपने रिव्यू में ये पॉइंट लिख सकते हो कि ऑलरेडी डिफरेंट पेपर्स रिपोर्टेड हैं। फॉर एग्जांपल, आप इस पेपर का रेफरेंस दे सकते हो, फिर आप कह सकते हो कि इसमें जस्ट पॉलीस्टाइरीन के कंपोजिट को डिस्कस किया गया है, इसमें ओवरऑल लार्ज नंबर ऑफ हाइपर क्रॉसलिंक पॉलीमर्स को डिस्कस नहीं किया गया। जबकि आपके पेपर का प्लस पॉइंट ये है कि आपने फॉर एग्जांपल 20 HCP पॉलीमर को डिस्कस किया, तो आप कहेंगे हमने इतने ज़्यादा नंबर ऑफ पॉलीमर्स को डिस्कस किया है, हर पॉलीमर की करैक्टराइजेशन, सिंथेसिस जो ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुकी हैं, हमने उनको ब्रीफली डिस्कस किया है। ये जो नोवेल्टी होती है ना, ये रिव्यू पेपर की बहुत ज़्यादा मैटर करती है। रिव्यू पेपर्स आपको हर जगह मिलेंगे, हर टॉपिक पे बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। रिव्यू के एक्सेप्ट होने के चांसेस को ज़्यादा करने का बेहतर तरीका ये होता है कि आप अपने पेपर की नोवेल्टी ज़्यादा करें। नोवेल्टी का मतलब ये होता है कि आपके पेपर की क्या ख़ास बात है जो पहले पेपर्स में नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप इसी पे टॉपिक, आपका यही टॉपिक है, आप पॉलीस्टाइरीन नैनो कंपोजिट पे काम करना चाह रहे हो, इस पर रिव्यू लिखना चाह रहे हो, तो
आपसे पहला जो क्वेश्चन होगा एडिटर की तरफ से, रिव्यूअर की तरफ से, वो यही करेगा भी इस पे तो पहले ही पेपर बहुत से रिपोर्ट है, आप क्यों न्यू काम करना चाह रहे हो, आप न्यू काम करें, आप इसी को दोबारा लेकर क्यों करना चाह रहे हो। आपके माइंड में स्पेसिफिक पॉइंट्स होने चाहिए जो आपके पेपर में होंगे और पिछले पेपर्स में वो रिपोर्ट नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल इस पेपर में पॉलीस्टाइरीन के नैनो कंपोजिट्स की जो सरफेस एरिया है या जो उनकी जो एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, उनकी एप्लीकेशंस है, उनको अच्छे से डिस्कस नहीं किया, या ये रीसेंट पेपर्स इसमें रिपोर्ट नहीं किए गए। ये फॉर एग्जांपल ये 2016 का, ये 18 का पेपर है और इसमें रिसेंट एडवांसमेंट इंक्लूडेड नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं कि आपके रिव्यू पेपर में रिसेंट पेपर्स, रिसेंट टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व हैं। और इसके अलावा आपने अपने रिव्यू पेपर में उन पॉइंट्स को कवर किया है जो पिछले पेपर्स में नहीं है। फॉर एग्जांपल हाई पोरोसिटी है, या सरफेस एरिया ज़्यादा है, या वो ज़्यादा एक्टिव हैं, उनके एप्लीकेशंस इस फील्ड में ज़्यादा है, और आप कंपैरिजन कर सकते हैं पिछले रिपोर्टेड या पिछले पब्लिश्ड पेपर के साथ कि उन पेपर्स में ये लिमिटेशंस थी, ये कुछ खामियां थी जो हमारे इस रिव्यू में कवर हो रही हैं। तो इस तरह की चीज़ें रिव्यू में ऐड करना ज़रूरी होती हैं। अब हम स्टार्ट लेते हैं रिव्यू पेपर का, इनको पढ़ते हैं कि इनके रिव्यू में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, उन्होंने कैसे लिखा है। ये इनका एब्स्ट्रैक्ट है जी। बेसिकली इनका एब्स्ट्रैक्ट स्टार्ट देखें इन्होंने कैसे किया। इन्होंने जस्ट हाइपर क्रॉसलिंक पॉलीमर्स की डेफिनेशन से स्टार्ट लिया है कि दे आर अ सीरीज ऑफ परमानेंट माइक्रोपोरस पॉलीमर मटेरियल्स इनिशियली रिपोर्टेड बाय Devenkov and have received an increasing level of research interest। मीन्स टू से माइक्रोपोरस पॉलीमर मटेरियल्स हैं जिन पे ऑलरेडी काम हो चुके हैं, लेकिन आजकल इनकी ज़्यादा डिमांड हो रही है, ये ज़्यादा इंटरेस्ट के हामिल हैं। और रिसेंट ईयर्स में क्या है जी, इनकी रैपिड ग्रोथ हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि इनके सिंथेटिक मेथड्स बहुत ज़्यादा हैं। देखें अब इनका टाइटल देखें, इनका टाइटल क्या है, हाइपर क्रॉसिंग पोरस पॉलीमर मटेरियल्स, उनकी डिज़ाइनिंग, सिंथेसिस एंड एप्लीकेशंस। अब उन्होंने हाइपर क्रॉसिंग पॉलीमर्स को डिफाइन कर दिया जी, कर दिया। उसके बाद अब वो आ रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ क्यों हो रहे हैं, इनकी डिमांड क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इनके सिंथेसिस के मेथड बहुत डिफरेंट है और न्यूमरस हैं। हर नया तरीका इन पे अप्लाई होता है इनकी सिंथेसिस के लिए, यानी कि सिंथेसिस की बात कर दी इन्होंने। इनकी टाइटल में भी सिंथेसिस का टर्म है कि इनकी सिंथेसिस भी डिस्कस करनी है उन्होंने। इनके फंक्शनलाइजेशन, इजी फंक्शनलाइजेशन है। इजी फंक्शनलाइजेशन का मतलब है कि इनमें जो फंक्शन ग्रुप एडिशन करवाना बहुत इजी होता है, इनकी करेक्टराइजेशन बहुत इजी है। हाई सरफेस एरिया, यानी कि अब हाइपर क्रॉसलिंक पॉलीमर्स की वो प्रॉपर्टीज़ की तरफ आ गया है, करेक्टरिस्टिक्स की तरफ आ गया है। डिफ़ाइन करने के बाद उसके प्लस पॉइंट्स डिस्कस कर रहा है कि ये क्यों ज़्यादा है। और ये बहुत ज़रूरी होता है जब आप किसी टॉपिक पे रिव्यू लिख रहे हो, तो आप कोशिश करें कि उसकी नेगेटिव चीज़ें कम लिखें, बल्कि प्लस पॉइंट आप ज़्यादा लिखें। क्योंकि आप रिव्यू अगर लिख रहे हो, अगर तो आप क्रिटिकल रिव्यू लिख रहे हो, क्रिटिकल रिव्यू क्या होता है, उसमें आपने क्रिटिकल पॉइंट देना होता है कि अगर ये चीज़ गुड है तो क्यों गुड है, ये बैड है तो क्यों बैड है, फिर इन दोनों का कंपैरिजन करना होता है। लेकिन अगर आप क्रिटिकल रिव्यू नहीं लिख रहे, नॉर्मल रिव्यू लिख रहे हो, तो फिर आपको क्रिटिकल एंगल से आंसर नहीं करना होता है, बल्कि आपको प्लस पॉइंट्स या उसके बेनिफिट्स ज़्यादा बताने होते हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ कम जाना होता है। तो यहाँ पे भी उन्होंने यही काम किया, डेफिनेशन बताई, फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ आ गए, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर उसके बाद उनकी फैब्रिकेशन की तरफ आ गए, कौन कौन से मेथड्स हैं जिनकी इनकी फैब्रिकेशन हो सकती है। और यहाँ पे उन्होंने उनकी फैब्रिकेशन के या सेंसेस के नेम्स भी बताए हैं। वन स्टेप सेल्फ पॉली कंडेंसेशन है, एक्सटर्नल क्रॉस लिंकिंग है, पोस्ट क्रॉस लिंकिंग है, ईटीसी। तो यानी कि जिन मेथड्स को, जिन सिंथेटिक रूट्स को उन्होंने पेपर में डिस्कस करना है, वो उनको ऑलरेडी यहाँ एब्स्ट्रैक्ट में उनके बाय नेम उनका इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वो क्या है कि डिफरेंट सिंथेटिक प्रिंसिपल स्ट्रेटजीज अप्लाई होती हैं उनकी। उन्होंने कहा है कि जी हमने इनकी एप्लीकेशंस भी डिस्कस करनी है, इनकी स्ट्रक्चरल मार्फोलॉजी स्टडी करनी है, यानी कि इनकी करेक्टराइजेशन भी स्टडी करेंगे वो। इसके अलावा इनकी पोटेंशियल एप्लीकेशंस क्या हैं, एचसीपी कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, किस जगह यूज़ होते हैं, जो उन्होंने रिव्यू में डिस्कस की हैं उनको भी यहाँ ऑलरेडी वो मेंशन कर चुके हैं। गैस स्टोरेज के लिए, कार्बन कैप्चर, रिमूवर ऑफ पोल्यूटेंट एक्सेट्रा। तो यहाँ पे इस रिव्यू के एब्स्ट्रैक्ट में जो चीज़ें मेंशन हैं वो पूरे रिव्यू में वही चीज़ें हैं, यानी कि उन्होंने
डिज़ाइनिंग भी स्टडी की है, सेंसेस भी किया है, उनकी करेक्टराइजेशन के मेथड भी स्टडी किए हैं और उनके एप्लीकेशन भी किए हैं। तो इस एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ के हमें ये समझ आ गई कि इस पूरे पेपर में उन्होंने डिफरेंट काइंड के हाइपर क्रॉस लिंक पॉलीमर्स लिए हैं, उनके कौन कौन से मेथड्स से तैयार किए गए हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स अप्लाई की गई हैं उनकी करेक्टराइजेशन करवाने के लिए, मोलिकुलर या मार्फोलॉजिकल स्टडी के लिए, और कौन कौन सी एप्लीकेशंस या कहाँ कहाँ ये पॉलीमर्स यूज़ होते हैं उनको स्टडी किया गया है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जब आप डिफरेंट रिव्यू पेपर्स निकालोगे, डाउनलोड करोगे अपने स्पेसिफिक टॉपिक पे, तो आपने उनका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना है सबसे पहले। तो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद आपने एब्स्ट्रैक्ट के अंदर जो कुछ स्पेसिफिक लाइंस, स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, आपने उनको एक जगह लिखते जाना है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ये बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि दे हैव रिसीव्ड एन इंक्रीजिंग लेवल ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट, यानी कि ये बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, और आप इस तरह की लाइंस अपने एब्स्ट्रैक्ट में इंट्रोडक्शन में ऐड भी कर सकते हो कि इनकी बहुत ज़्यादा रिसर्च इंटरेस्ट में डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है। यानी कि इन्होंने स्टार्ट कैसे लिया, हाइपर क्रॉसलिंक पॉलीमर से। ठीक है, ये एक रिव्यू था। दूसरा रिव्यू अगर देखें उनका, अगर हम एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना चाहें, तो इसमें क्या है, चूँकि हाइपर क्रॉसलिंक पॉलीमर्स यहाँ पे पॉलीस्टाइरीन के डिस्कस किए गए हैं, तो उन्होंने पॉलीस्टाइरीन से मुतल्लिक बातें की होंगी। तो हाइपर क्रॉसलिंक पॉलीस्टाइरीन शो आउटस्टैंडिंग प्रॉपर्टीज, हाई स्पेसिफिक एरिया, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। सेवरल रिसर्चर्स हैव बीन Several researches have been recently focused on tailoring their performance for specific applications। यानी कि अब वो पॉलीस्टाइरीन की ही बात कर रहे हैं कि इस पर भी पहले बहुत सी रिसर्चेज हो चुकी हैं, और हर रिसर्च में उन्होंने उनके एप्लीकेशन को देखा है। अब ये देखें, इस तरह की चीज़ें हर रिव्यू में आपको कॉमन मिलेंगी। अब यहाँ पे एप्लीकेशंस, गैस एड्जॉर्प्शन, सेपरेशन, एनर्जी स्टोरेज, वाटर प्योरीफिकेशन, कैटालिसिस, ये एप्लीकेशंस के नेम्स इस रिव्यू में भी मेंशन है, और यही एप्लीकेशंस के नेम ये देखें आप इस रिव्यू में भी मेंशन थे। तो ये आपको इस तरह की चीज़ें हर रिव्यू में कॉमन मिलेंगी, और इसमें कोई प्लेजरिज्म का इशू नहीं होता। आपने बस वर्ड्स को आगे पीछे करके लिखना होता है, और अगर किसी का कोई सिनोनिम बनता है तो आपने उसको करके लिख देना होता है। In this review, main strategies for realization of HCl polystyrene with advanced properties are reported। यानी कि अब वो यहाँ पे बता रहे हैं कि इस रिव्यू में उनका मेन फोकस क्या है, यानी कि उन्होंने डिफरेंट पॉलीस्टाइरीन के हाइपर क्रॉसलिंक पॉलीमर्स को डिस्कस किया है, उनकी समरी प्रोवाइड की है कि वो किस तरह से तैयार होते हैं, सिंथेसिस होती है उनकी, और इसके अलावा मॉडिफिकेशन के मेथड्स क्या हैं, मॉडिफिकेशन करने के बाद कौन सी फंक्शनैलिटीज़ उसमें ऐड हो सकती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद उनकी एप्लीकेशन वो चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ वो यूज़ होती हैं। तो इस तरह का एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली होता है रिव्यू का, कि आपने सबसे पहले बताना है, थोड़ा बहुत डेफिनेशन से स्टार्ट ले लेना है, प्रॉपर्टीज़ बता देनी है, उसके बाद आपने कहना है कि हमारे रिव्यू में इन चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। तो डिस्कस करने के बाद आप एंड पे नोवेल्टी भी एब्स्ट्रैक्ट में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप जब उनकी सारी पॉइंट्स डिस्कस कर दें कि हमारे रिव्यू में ये चीज़ें डिस्कस होंगी, तो एट दी एंड यहाँ पे आप नोवेल्टी भी अपने पेपर की ऐड कर सकते हैं। जो आपके पेपर की नोवेल्टी है या आपके पेपर की जो प्लस पॉइंट है, वो आप एट द एंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको एब्स्ट्रैक्ट की समझ आ चुकी है कि एब्स्ट्रैक्ट किस तरह का होना चाहिए रिव्यू का, अगर आप इस टॉपिक पे काम करना चाह रहे हैं। उसके बाद कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स का मतलब ये होता है कि कौन सी ऐसे स्पेसिफिक टर्म्स हैं जो आपके पेपर में इंक्लूड होंगी, या उन टर्म्स को देख के एक अननोन बंदे को आइडिया हो जाता है कि आपका पेपर इससे मुताल्लिक है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कीवर्ड्स हाइपर क्रॉसलिंक पॉलीस्टाइरीन लिखा है, इसका मतलब कि पॉलीस्टाइरीन के पॉलीमर्स के मुताल्लिक ये सारी डिस्कशन होगी। हाइपर क्रॉसलिंक नैनो कंपोजिट, इसका मतलब ये है कि पॉलीस्टाइरीन के ही नैनो कंपोजिट होंगे। माइक्रोपोरस मटेरियल, यानी कि हाइपर क्रॉसलिंक पॉलीमर्स को ही माइक्रोपोरस मटेरियल कहा जाता है। स्पेसिफिक एरिया हाई है। एड्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज़, यानी कि एप्लीकेशन कहाँ चेक करना चाह रहे हैं, ये एड्जॉर्प्शन में। और इन पॉलीमर्स की जो प्रॉपर्टीज़ है उनमें एक हाई सरफेस एरिया भी इसमें आता है। तो इस तरह के कीवर्ड्स आपने लाजमी ऐड करने होते हैं, चाहे आपका रिसर्च पेपर है या रिव्यू पेपर है। उसके बाद आप इंट्रोडक्शन की तरफ चले जाते हैं। अब इंट्रोडक्शन, अब इस रिव्यू का अगर हम चेक करें तो इन्होंने इंट्रोडक्शन स्टार्ट लिया है कि डिज़ाइन, सिंथेसिस और यूटिलाइजेशन डिफरेंट हाइपर क्रॉसलिंक पॉलीमर्स की बहुत इंपॉर्टेंट है। और अच्छा, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट को ये इशू आता है कि रिव्यू में कितने पेपर्स ऐड होने चाहिए, कितने रेफरेंसेस ऐड होने चाहिए, क्योंकि
उनको इंट्रोडक्शन का इशू होता है कि इंट्रोडक्शन कितना लंबा लिखें, इंट्रोडक्शन में कितने रेफरेंस होने चाहिए, या हर लाइन के आगे रेफरेंस देना ज़रूरी होता है या नहीं होता, एक लाइन के आगे कितने रेफरेंस होने चाहिए। तो इनका आंसर मैं आपको अभी कर देती हूँ ताकि आपको इंट्रोडक्शन बाद में समझाती हूँ, ताकि आपको पहले रेफरेंस का जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाए। तो बेसिकली जो रिसर्च पेपर होता है ना, उसमें 30 to 40 रेफरेंसेस अनफ होते हैं, ठीक है, जो आपका रिसर्च पेपर है। जो आपका रिव्यू पेपर होता है, रिव्यू पेपर में रेफरेंसेस की कोई लिमिटेशन नहीं होती, रिसर्च पेपर में भी लिमिटेशन नहीं है, लेकिन 30 to 40 एक स्टैंडर्ड काउंट होते हैं, या इसको माना जाता है कि ये बहुत है रेफरेंसेस, क्योंकि उसमें ज़्यादा आपने अपना वर्क रिपोर्ट करना होता है। जस्ट इंट्रोडक्शन में या रिजल्ट्स में थोड़े बहुत एक्सप्लेनेशन में थोड़े बहुत रेफरेंसेस आ जाते हैं, बाकी आपका मेथोडोलॉजी भी आपने खुद की होती है और आपके रिजल्ट भी अपने ही आए होते हैं। लेकिन जो रिव्यू होता है वो सारे का सारा आप दूसरे पेपर से लेते हो। मीन्स टू से रिव्यू क्या है, बेसिकली आपके पास डिफरेंट पेपर्स हैं, हर पेपर से आपने कुछ कुछ डाटा लेके उसको समराइज़ करके लिखना है, डेट इज़ रिव्यू पेपर। तो आप जितने ज़्यादा पेपर समराइज़ करोगे उतना ही वो अच्छा रिव्यू पेपर काउंट होगा। आपके रिव्यू पेपर के रेफरेंसेस 800 प्लस भी हो सकते हैं, वो 100 से लेस भी हो सकते हैं, लेकिन 100 से लेस होंगे तो वो मिनी रिव्यू में काउंट होंगे, ठीक है। अगर आपके रेफरेंसेस 300, 400, 500, 600 या इससे भी ज़्यादा हो रहे हैं तो ये टेंशन वाली बात नहीं है। आप जितने ज़्यादा रेफरेंसेस ऐड कर रहे हो, ऑथेंटिसिटी आपके काम की ही ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। तो हर लाइन के आगे रेफरेंस देना ज़रूरी भी नहीं होता, जहाँ पे रेफरेंस बनता है आप दें, चाहे वो लाइन का एंड है या लाइन का दरमियान है। एक लाइन के आगे आप एक रेफरेंस भी दे सकते हैं, दो भी दे सकते हैं, दो से ज़्यादा भी दे सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप कितने रेफरेंस देना चाह रहे हो, ठीक है, आप कितने पेपर स्टडी कर रहे हो। पेपर स्टडी कैसे किए जाते हैं, रिव्यू के लिए कैसे उसको स्टडी किया जाए, तो उसका बहुत ही आसान हल जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि आपने पेपर का जस्ट एब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन पढ़ना है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट में जैसे हमने इस पेपर का एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा, हमें काफ़ी पॉइंट्स क्लियर हो गए कि इनका काम क्या था। हमने इस पेपर का एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा, हमें पॉइंट्स क्लियर हो गए कि इन्होंने किस पे काम किया है। तो यही चीज़ें होती हैं रिसर्च पेपर में, रिव्यू पेपर में। आपने एब्स्ट्रैक्ट और इसका कंक्लूजन पढ़ लेना है और उसी को समराइज्ड फॉर्म में लिख देना है। पूरा पेपर नहीं पढ़ने बैठ जाना, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग और टायरिंग होता है, ठीक है। हाँ, अगर आपको कुछ पॉइंट्स की समझ नहीं आ रही तो आप उसकी मेथोडोलॉजी पे चले जाओ, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन पार्ट पे चले जाओ। और बाकी जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो तो तकरीबन सब पेपर्स का आलमोस्ट सेम ही होता है। बस पॉइंट्स मतलब एक ने अगर लाइन एक ही बात एक लाइन में लिखी है, दूसरे ने उसको 2 लाइनों में लिख दी। अगर एक ने 2 लाइनों में लिखी है तो एक ने उसको समराइज़ करके 1 लाइन में या कुछ पॉइंट्स में कवर कर दिया उस बात को। तो बेसिकली क्या होता है कि आपने हर पेपर का एब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन पढ़ना है, उसको समराइज करके लिख देना है। क्लियर हो गया, रेफरेंसेस की बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं इंट्रोडक्शन के। इंट्रोडक्शन में इन्होंने कौन कौन से पॉइंट्स ऐड किए हैं, मूव करते हैं जी इंट्रोडक्शन पार्ट की तरफ। इंट्रोडक्शन पार्ट में बेसिकली आपने स्टार्ट से लेना होता है कि जो आप जिस टॉपिक पे काम कर रहे हो उस टॉपिक की डेफिनेशन या उसका स्टार्टिंग मटेरियल, या उसको सबसे पहले किसने यूज़ किया, या उसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हैं और ये हमेशा से इंटरेस्ट रहा है रिसर्चर्स का, इस तरह की आपने स्टार्टिंग लाइंस यूज़ करनी है। जैसे यहाँ पे भी उन्होंने उनकी थोड़ी बहुत डेफिनेशन के लिहाज से भी पॉइंट ऑफ बता दिया, और इसके बाद ये भी बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहा है साइंटिफिक फील्ड में। उसके बाद इन हाइपर क्रॉसलिंक पॉलीमर्स को किन किन चीज़ों से मिलकर बनाया जाता है, या इसकी सिंथेसिस में कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, वो यहाँ पे आपके सामने जियोलाइट्स है, एक्टिवेटेड कार्बन है, सिलिका है। अब ये देखें जो चीज़ें इसमें यूज़ हो रही हैं ना, हर चीज़ एक अलग पेपर से ली है। फॉर एग्जांपल जियोलाइट को यूज़ करके कोई हाइपर क्रॉसलिंक पॉलीमर बना होगा, ठीक है, ये उस पेपर का रेफरेंस दिया है। एक्टिवेटेड कार्बन को यूज़ करके भी हाइपर क्रॉसलिंक पॉलीमर यानी कि उसकी सिंथेसिस में ये यूज़ होता है, उसका अलग से रेफरेंस दिया हुआ है। तो आप इस तरह से अलग से रेफरेंसेस भी हर पॉइंट का, हर जो चीज़ उसमें यूज़ हो रही है, जो सिंथेसिस में उसका केमिकल है, आप उसका अलग से रेफरेंस दे सकते हैं। इसके बाद उन्होंने डिफरेंट इनके जो सेंसिस मेथड्स हैं उनको डिस्कस किया। अब आप इस तरह रेफरेंस भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये वाली बात
कि हाइपर क्रॉसलिंक पॉलीमर्स का कंट्रोल्ड सरफेस एरिया होता है, वेल रिफाइंड पोर टोपोलॉजी होती है। ये बात अगर एक से ज़्यादा पेपर्स में रिपोर्ट है तो आप एक लाइन के आगे इस तरह सीरीज़ में रेफरेंसेस भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद क्या है कि आपने डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट मेथड्स उनके इंट्रोडक्शन में बताने हैं कि कौन कौन से पहले मेथड्स यूज़ हो चुके हैं हाइपर क्रॉसलिंक पॉलीमर्स को बनाने के लिए, और कौन कौन से पॉलीमर्स इन मेथड से बन चुके हैं। आपने एक ब्रीफ ओवरव्यू इंट्रोडक्शन में देना होता है, ठीक है। यहाँ पे अब कुछ स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होती है कि इंट्रोडक्शन कितने पेजेस का होना चाहिए। तो रिव्यू का इंट्रोडक्शन 1-1.5 पेज का भी हो सकता है, 2 पेज का भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन के वो ये जैसे ये 2 कॉलम है, 2 कॉलम में इनका अगर इंट्रोडक्शन हम चेक करें तो ये राउंड अबाउट 1.5 पेजेस का है, या अगर ऊपर से एब्स्ट्रैक्ट वगैरह रिमूव कर दे तो ये 1 पेज का है, यानी कि 2 कॉलम में 1 पेज का इनका इंट्रोडक्शन है। क्योंकि इन्होंने इंट्रोडक्शन में बेसिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स और ये बताया है कि वो उनकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ बताई हैं हाइपर क्रॉसलिंक पॉलीमर्स की, या इसके अलावा डिफरेंट मेथड्स बताए हैं। इन्होंने डिटेल डिस्कशन इंट्रोडक्शन में नहीं की और ना ही ज़्यादा लिटरेचर रिव्यू ऐड किया है। बाकी जो डिटेल डिस्कशन है इन्होंने हर सब टॉपिक में की है। अब हर सब टॉपिक्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इसमें इन्होंने ऐड किए हैं, हम उनकी तरफ चलते हैं। जो कि इस रिव्यू का जो टाइटल है सिंथेसिस डिज़ाइनिंग एप्लीकेशंस पे है, ठीक है। और उनकी फैब्रिकेशन और उनकी कैरेक्टराइजेशन भी इन्होंने स्टडी करनी है। तो यहाँ पे सिंथेटिक स्ट्रेटजीज़ की तरफ वो मूव कर गए हैं। इंट्रोडक्शन में उन्होंने थोड़े बहुत बताए हैं कि उनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, और उसके अलावा उन्होंने डिफरेंट मेथड्स यहाँ पे जैसे हम देखें तो सिंथेटिक पर्सपेक्टिव के लिए फॉलोइंग 3 अप्रोचेज यूज़ की जाती हैं। उन्होंने उनके बाय नेम इंट्रोडक्शन में उनको मेंशन ज़रूर किया है, लेकिन उनकी जो डिटेल है वो नेक्स्ट सब हेडिंग्स में डिस्कस की है। अब नेक्स्ट सब हेडिंग्स में जो उनकी स्ट्रेटजीज़ हैं जिनसे उनकी सिंथेसिस हो सकती है, वो कौन कौन से मेथड्स उन्होंने लिखे हैं और उन मेथड्स में क्या क्या डिटेल है। तो सबसे पहले इनका जो मेथड है पोस्ट क्रॉस लिंकिंग है। क्रॉस लिंकिंग के मेथड से हाइपर क्रॉस लिंक पॉलीमर्स कैसे बनाए जाते हैं, हम ये बात आप देखें कि यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल ऑफ HCP, यानी कि सबसे पहले हाइपर क्रॉस लिंक पॉलीमर, ये जिसको डेवेनकव रीजन्स कहा जाता है, ये किसने बनाए थे, ये उनके नेम मेंशन है। और यहाँ पे यही बात इस रिव्यू में भी थी, और इस रिव्यू में भी उन्होंने ये बात की हुई है कि ये सबसे पहले जो हाइपर क्रॉस लिंक पॉलीमर्स हैं ये इन रिसर्चर्स ने बनाए थे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास आपको डिफरेंट रिव्यूज़ में एक तरह की बात लाजमी मिलेगी, क्योंकि रिव्यूज़ का मतलब ये है कि डिफरेंट पेपर्स को कलेक्ट करके उनकी समराइज फॉर्म में उन सारे डाटा को लिखना। तो हर तरह के पेपर में आपको तकरीबन सेम चीज़ें ही मिलेंगी, लेकिन उसको लिखने का स्टाइल और उसको मर्ज करने का स्टाइल हर रिव्यू का डिफरेंट होता है। यहाँ पे पोस्ट क्रॉस लिंकिंग मेथड को यूज़ करके कौन कौन से पॉलीमर्स बनाए जा चुके हैं। फॉर एग्जांपल क्रॉस लिंकर्स कौन कौन से हैं, जिस तरह यहाँ पे लिखा है क्रॉस लिंकर्स वर हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं। ये डिफरेंट क्रॉस लिंकर्स जो यूज़ होते हैं हाइपर क्रॉस लिंक पॉलीमर बनाने के लिए। आप उन क्रॉस लिंकर के नेम भी ऐड कर सकते हैं, और डिफरेंट पेपर्स जिन्होंने क्रॉस लिंकर को यूज़ किया है HCP बनाने के लिए, आप उन पेपर्स को भी ऐड कर सकते हैं। और इसका क्या प्रिंसिपल है, क्या मेथड है, किस तरह से ये क्रॉस लिंकर वर्क करते हैं, ये सारी डिटेल अंदर आएगी। और अगर इस तरह की कोई डायग्राम है तो आप उसको भी लाजमी ऐड करें, इससे पेपर की या रिव्यू पेपर की जो रीडर्स होते हैं उनको समझने में आसानी होती है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे और आपने पहले तो उसका बताना है कि ये मेथड क्या है, क्यों यूज़ किया गया है, और क्रॉस लिंकर्स क्या काम करते हैं। क्रॉस लिंकर्स अगर यूज़ ना करें तो हमें कौन सी मुश्किलात आ सकती हैं, क्रॉस लिंकर्स किस टाइप्स के हैं, कौन कौन से केमिकल्स हैं, कंपाउंड्स हैं जो एज ए क्रॉस लिंकर यूज़ होते हैं। उसके बाद आप आ जाएं कि कौन कौन से पेपर्स हैं, किन आथर्स ने, किन रिसर्चर्स ने इन पे ऑलरेडी काम किया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टैन एंड को वर्कर्स ने पर्टिकुलर कंट्रोल, यानी कि इन्होंने भी हाइपर क्रॉसलिंक पॉलीमर बनाया है, और यहाँ पे उन्होंने DVB एज अ क्रॉस लिंकर लिया है, ठीक है। यानी कि हाइपर क्रॉस लिंक्ड डाई विनाइल बेंजीन विनाइल बेंजाइल क्लोराइड पॉलीमर्स इन्होंने सिंथेसाइज किए हैं विद द हेल्प ऑफ DVB एज अ क्रॉस लिंकर।
अब इनकी क्रॉस लिंकर या क्रॉस लिंकिंग से क्या रिजल्ट आए हैं, कितना सरफेस एरिया आया है। यहाँ पे सरफेस एरिया फॉर एग्जांपल 2060 मीटर स्क्वायर पर ग्राम है, और इतने परसेंट उन्होंने क्रॉस लिंकिंग का इतने 2% वॉल्यूम यूज़ किया, और उनके बेहतर रिजल्ट आए, या किस तरह के रिजल्ट आए लिटरेचर के निस्बत या ऑलरेडी रिपोर्टेड पेपर्स की निस्बत। आपने इस तरह की चीज़ें अपने हर मेथड में लाजमी ऐड करनी है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपको जितने ज़्यादा पेपर्स मिलेंगे क्रॉस लिंकर के ऊपर, यानी कि पोस्ट क्रॉस लिंकिंग के ऊपर, आपने उन सब की डिटेल यहाँ पे ऐड करनी है। और अगर किसी में फॉर एग्जांपल इस तरह की डायग्राम है तो वो भी आप लाजमी ऐड करेंगे। उसके बाद ये सारी डिटेल आप ऐड करने के बाद जो इसका दूसरा मेथड इन्होंने अप्लाई किया है वो है डायरेक्ट पॉली कंडेंसेशन और वन स्टेप कंडेंसेशन। इस मेथड के ज़रिए भी हाइपर क्रॉसलिंक पॉलीमर्स बनाए जा सकते हैं। और इस मेथड में का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ये मेथड कैसे वर्क करता है। इसमें फ्रीडर क्राफ्ट अल्काइलेशन होती है। ठीक है, आपने इस मेथड को पहले अलग, आप हर मेथड की पहले थ्योरी इसको अलग से गूगल पे सर्च करके समझें कि इस मेथड को कैसे अप्लाई किया जाता है, इस मेथड में कौन कौन सी चीज़ें हैं, और इस मेथड में बेनिफिट्स और इसकी जो लिमिटेशंस हैं वो क्या हैं। फिर आप यानी कि विकीपीडिया की शक्ल में समझ लें या यूट्यूब वीडियो की शक्ल में समझ लें। उसके बाद फिर आप इसकी रिसर्च पेपर डाउनलोड करें और उनका डाटा उसमें ऐड करें। ये आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। जब आपको उस टॉपिक की समझ होगी फिर आप उसको ज़्यादा इजीली राइट अप कर सकते हो। उसके बाद आपने इसकी डिटेल ऐड करने के बाद इस डिफरेंट जो पेपर्स रिपोर्ट हुए हैं इस मेथड को यूज़ करके जिन्होंने पॉलीमर बनाए हैं, आप उनके रेफरेंसेस लिखेंगे और उनकी डिटेल सारी ऐड करेंगे। और इसके अंदर अगर उनकी कोई डायग्राम है तो आप उसको भी ऐड करेंगे। मीन्स टू से यहाँ पे अब आपको पता चल गया कि इन्होंने दो मेथड लाजमी डिस्कस किए हैं सिंथेसिस में। उसके बाद अब अगले मेथड पे चले जाएं। इन्होंने हर मेथड पे कम से कम 2.5 पेज ज़रूर लगाए हैं। मीन्स टू से सिंथेसिस के मेथड को उन्होंने कितनी इम्पोर्टेंस दी है, इससे आपको इस रिव्यू पेपर से आपको अंदाज़ा हो चुका है। अब यहाँ पे देखें ली एट आल मीन्स टू से ये एक आथर है, उन्होंने हाइपर क्रॉसलिंक पॉलीमर बनाए हैं। इन्होंने स्कॉल कपलिंग रिएक्शन लगाया है और यही वन स्टेप कंडेंसेशन का मेथड अप्लाई करके इन्होंने हाइपर क्रॉसलिंक पॉलीमर बनाए हैं। और उनका जो सरफेस एरिया है वो इतना मीटर स्क्वायर पर ग्राम आया है। और इनका पोर साइज़ भी यूनिफॉर्म है और पोर साइज़ 0.5 नैनोमीटर, यानी कि एक पैराग्राफ में आपने एक रिसर्च पेपर को समराइज़ कर देना है। उसके बाद अगला मैक्यून एट आल है, उन्होंने भी सिंथेसिस की है, उनका रिसर्च पेपर आ गया। यानी कि आपने एक पैराग्राफ में एक रिसर्च पेपर को लाजमी समराइज़ करना है। और अगर कोई रिसर्च पेपर उसके साथ कोई करेक्टराइजेशन या सेंसिस का रूट भी बताया गया है फिगर की शक्ल में, इलस्ट्रेशन की शक्ल में, तो आप उसको भी लाजमी ऐड करेंगे जिस तरह यहाँ पे गिवन है। थर्ड वन पे आ जाता है एक्सटर्नल क्रॉस लिंकिंग। अब एक्सटर्नल क्रॉस लिंकिंग क्या है, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, कैसे वो वर्क करती है, और उसमें कौन कौन से मेथड्स या कौन कौन से स्टेप्स, कौन से केमिकल्स यूज़ होते हैं, उनकी डायग्राम वगैरह, और कौन से मेथड और कौन से पेपर इस मेथड को लेके रिपोर्ट हो चुके हैं, उन सब की डिटेल आपने इसमें ऐड करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जंग एंड को वर्कर ने सीरीज़ ऑफ ट्रिप्टाइसिन बेस्ड नीटिंग माइक्रोपोरस पॉलीमर बनाए हैं। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने एक्सटर्नल क्रॉस लिंकिंग का मेथड अप्लाई करके ये पॉलीमर्स बनाए हैं। और उसके अकॉर्डिंग उनके रिजल्ट्स क्या थे, उनका सरफेस एरिया इतना आया, और उनकी जो मीन्स टू से उनकी जो पोरोसिटी है, उनकी एफिशिएंसी है वो ज़्यादा आई है एज़ कम्पेयर टू अदर हाइपर क्रॉस लिंक पॉलीमर्स। यानी कि जो दूसरे मेथड से पॉलीमर बनाए गए थे उनकी निस्बत ये वाला मेथड ज़्यादा एफिशिएंट उन्होंने रिपोर्ट किया है। अब इन मेथड्स हर मेथड की आपने लिमिटेशन और उसके जो प्लस पॉइंट्स हैं वो उसमें लाजमी डिस्कस करने होते हैं। अब यहाँ पे देखें जंग एट आल, इन्होंने भी हाइपर क्रॉसलिंक पॉलीमर एक्सटर्नल क्रॉस लिंकिंग से बनाए हैं। इसके अलावा होंग एंड को वर्कर ने भी सम रिसर्च की थी, यानी कि माइक्रोपोरस नैनो ट्यूब नेटवर्क से बनाए हैं एक्सटर्नल क्रॉस लिंकिंग की मदद से। तो ये डिफरेंट सिंथेटिक मेथड्स और हर रिसर्च पेपर में जो भी उनके फाइंडिंग्स, जो भी रिजल्ट आए, आपने उनको समराइज़ करना होता है और उनके साथ में यहाँ पे फिगर भी लगानी होती है। तो इस तरह के आपने आपको इस पेपर से आइडिया होगा कि इन्होंने 3 सिंथेटिक मेथड्स डिस्कस किए हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी और पेपर में कुछ और सिंथेटिक मेथड्स मिल रहे हैं तो आप उनको भी रिपोर्ट कर सकते हो।
रिपोर्ट करने का तरीका ये है कि आप पहले सबसे पहले उसको डिफ़ाइन करो कि ये क्या होता है, उसके बाद उसका बेसिक मेथडोलॉजी, बेसिक प्रिंसिपल बताएं। बेसिक प्रिंसिपल बताने के बाद उसको कौन कौन से मेथड्स, ये कौन कौन सी उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स अभी तक हो चुकी हैं उनको डिस्कस करें। कौन से पेपर उस मेथड पे रिपोर्ट हो चुके हैं उनको डाउनलोड करके उनका रेफरेंस उसके अंदर ऐड करें, और एट द एंड आप उनको समराइज्ड फॉर्म में लिख दें कि ये मेथड इतना एफिशिएंट है, या इससे इतनी परसेंटेज या इतने पोरोसिटी, इतना सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। यहाँ पे सेंसिस के इन्होंने 3 मेथड डिस्कस करने के बाद स्ट्रक्चर मार्फोलॉजी की तरफ आ गए हैं। स्ट्रक्चर एंड मार्फोलॉजी में इन्होंने जो डिफरेंट हाइपर क्रॉसलिंक पॉलीमर्स हैं उनकी कैसी स्ट्रक्चर होती है, किस तरह से उसको स्टडी किया जाता है, यहाँ पे उन्होंने उसको डिस्कस किया है। फॉर एग्जांपल नैनो पार्टिकल्स अगर हैं हाइपर क्रॉसलिंक पॉलीमर्स के, तो उनका साइज़ क्या है, उनकी पोरोसिटी कितनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्टिकल साइज़ हर एक का मेंशन है, ठीक है। उसके अलावा पार्टिकल साइज़ के अलावा उनका सरफेस एरिया मेंशन है। तो नैनो पार्टिकल्स के जो हाइपर क्रॉसलिंक पॉलीमर्स हैं उनकी हर एक की मार्फोलॉजी और उनकी आप कह सकते हैं कि उनका साइज़, उनका पोर साइज़, उनका सरफेस एरिया यहाँ पर डिस्कस किया है। तो मार्फोलॉजी अब नैनो पार्टिकल्स की डिस्कस की। उसके बाद दूसरे नंबर पे वो होलो कैप्सूल पे आ गए। होलो कैप्सूल की सारी डिटेल डिस्कस करने के बाद, और ये किन किन पेपर से उन्होंने लिया है उनके रेफरेंसेस भी आगे गिवन है, उनकी डिटेल डिस्कस करने के बाद तीसरे नंबर पे वो 2D मेम्ब्रेन्स पे आ गए। 2D मेम्ब्रेन के जो हाइपर क्रॉसलिंक पॉलीमर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके करैक्टरिस्टिक्स, उनकी मार्फोलॉजी को डिस्कस किया। आगे हर लाइन के आगे आपको डिफरेंट रेफरेंसेस भी मिल रहे होंगे। फॉर एग्जांपल जो एटाल उन्होंने सेंसिस की है, उन्होंने 2D माइक्रोपोरस पॉलीमर बनाए हैं पॉलीमराइजेशन मेथड के ज़रिए, और उनकी पॉलीमराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग उन पॉलीमर्स की क्या रिज़ल्ट आए थे या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ थी, उन्होंने उनको डिस्कस किया। अब इस तरह की मार्फोलॉजी आपने जब आप मार्फोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं तो ये आपने लाजमी ऐड करनी है। अगर आप करेक्टराइजेशन की बात कर रहे हो तो करेक्टराइजेशन में FTI या SAM ये इस तरह की XRD टेक्निक्स यूज़ होती हैं जो कि करेक्टराइजेशन हाइपर क्रॉसलिंक पॉलीमर्स की करवाती हैं। उनके रिजल्ट्स, उनके FTI या स्पेक्ट्रा, उनका जो डाटा है, उनके SAM के इमेजेस, उनके TEM के इमेजेस, उनकी XRD का जो ग्राफ है वो ऐड होता है। यहाँ पे इन्होंने करेक्टराइजेशन नहीं की बल्कि मार्फोलॉजी डिस्कस की, उनका सरफेस एरिया बताया, उनकी पोरोसिटी बताई हुई है, और इसके अलावा उनकी किस तरह की स्ट्रक्चर है उसको फिगर की शक्ल में इलस्ट्रेट किया हुआ है। फिगर की शक्ल में इलस्ट्रेट इन्होंने ये डिफरेंट जिस पेपर से ये डाटा ले रहे हैं वहीं से फिगर भी ली है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉपीराइट का यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉपीराइट 2015 रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि रिप्रोड्यूस्ड विद परमिशन। ये जो भी फिगर इन्होंने लगाई है वो परमिशन लेके लगाई है। और आप भी जब भी रिव्यू पेपर लिखें, रिसर्च पेपर लिखें, तो मेक श्योर कि आप जो फिगर किसी और पेपर से ले रहे हो आपने उसका प्रॉपर रेफरेंस लाजमी देना होता है। प्रॉपर रेफरेंस कैसे देते हैं, फिगर की परमिशन कैसे ली जाती है, उसके लिए ऑलरेडी इसी चैनल पे एक वीडियो अपलोडेड है कॉपीराइट क्लियरेंस सेंटर के नाम से, या हाउ टू टेक परमिशन फ्रॉम पब्लिश्ड पेपर। आप उसको चेक कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। और मेक श्योर कि जब भी आप किसी दूसरे पेपर की फ़िगर यूज़ करें उसकी परमिशन लाजमी लें। अदरवाइज़ जब उस आथर को या उस जर्नल के किसी एडिटर को ये बात रियलाइज़ होगी कि आप उनकी फ़िगर, उस पेपर की फ़िगर विदाउट परमिशन यूज़ कर रहे हो, तो आपके पेपर को चैलेंज भी कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा अलार्मिंग कंडीशन हो जाती है, बंदे के लिए ट्रबलिंग कंडीशन हो जाती है कि जब पेपर रिपोर्ट हुआ हो, जब पेपर पब्लिश हुआ हो, तो तब आपके पेपर को कोई चैलेंज करे। तो इसके लिए बेहतर हल यही होता है कि जब भी जैसे हम किसी चीज़ स्टूडेंट की कोई चीज़ लेते हैं, कोई कॉपी, कोई पेंसिल, तो हम उसकी परमिशन लेते हैं कि क्या मैं आपकी ये पेन ले लूँ, आपका ये बुक ले लूँ। तो इसी तरह जब किसी की फ़िगर यूज़ करनी है तो उसकी परमिशन लेना लाजमी होता है, और वो परमिशन कॉपीराइट क्लियरेंस सेंटर की वेबसाइट पे जाके ही ली जा सकती है। और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उस वीडियो को लाजमी चेक कर लीजिएगा। और जब परमिशन ली जाती है तो वो इसी तरह फिगर की कैप्शन में लिखी जाती है कि ये हमने परमिशन से ही लगाई है, और जो उस पेपर का ईयर हो जिसमें वो पब्लिश हुआ है वो ईयर लिखा जाता है, और जिस जर्नल में पब्लिश हुआ हो वो पेपर, उस जर्नल का नेम लिखा जाता है। उसके बाद
हम बात कर रहे थे उनकी मार्फोलॉजी की। मार्फोलॉजी में 2D भी उन्होंने स्टडी किया है, 2D पॉलीमर्स की, और उसके बाद 3D मोनोलिथ्स की प्रॉपर्टीज़ या उनकी मार्फोलॉजी भी डिस्कस की है। नेक्स्ट पे डिज़ाइनिंग सिंथेसिस और मार्फोलॉजी के बाद हमने उनके टाइटल में पढ़ा था कि इन्होंने एप्लीकेशंस का भी लिखा था कि डिफरेंट एप्लीकेशंस भी स्टडी करनी है इन्हीं हाइपर क्रॉस लिंक पॉलीमर्स की। तो यहाँ पे एप्लीकेशंस गिवन है। पहले उन्होंने एक पैराग्राफ की शक्ल में उनको डिफाइन किया कि एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ ये यूज़ होते हैं हाइपर क्रॉस लिंक पॉलीमर्स। फॉर एग्जांपल गैस स्टोरेज है, गैस स्टोरेज में अब ये कैसे यूज़ होते हैं, कौन सी गैस को स्टोर करते हैं। हाइड्रोजन स्टोरेज है। अब इस तरह की चीज़ें आपने खुद सर्च करनी है, मैं आपको वन बाय वन लाइन नहीं पढ़ा रही, आपको मैं जस्ट आइडिया दे रही हूँ कि आपने अपने इस रिव्यू में कौन कौन से पॉइंट्स, सब पॉइंट्स और उनके अंदर क्या डिटेल ऐड करनी है। ठीक हो गया। अब ये गैस स्टोरेज या हाइड्रोजन स्टोरेज, हाइड्रोजन स्टोरेज क्यों करनी है, पहले आप उसको डिफाइन करेंगे कि हाइड्रोजन गैस क्या है, उसको क्यों स्टोर करना है, और उसको स्टोर करने के बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। और फिर ये जो मेथड हाइपर क्रॉसिंग पॉलीमर यूज़ किए जाते हैं हाइड्रोजन स्टोर करने के लिए, ये ही क्यों यूज़ किए जाते हैं, कोई और पॉलीमर क्यों यूज़ नहीं किए जाते, और इन हाइपर क्रॉसलिंक पॉलीमर्स को कैसे यूज़ किया जाता है गैस स्टोरेज के लिए, उनकी सारी डिटेल और कौन कौन से पेपर में ये एप्लीकेशन डिस्कस हो चुकी हैं, और उनको ब्रीफली डिस्कस, उनका मैकेनिज्म डिस्कस किया जा चुका है, आपने उनको यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है। नेक्स्ट पे एक तो हाइड्रोजन स्टोरेज के लिए यूज़ होते हैं, दूसरे नंबर पे मीथेन स्टोरेज के लिए। अब मीथेन क्या है, मीथेन के क्यों स्टोर करनी है, और इसको स्टोर करने के लिए HCP क्यों यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे अब लाइन सामने आ गई कि इसका सरफेस एरिया HCP का इतना होता है, और ये सिंपल मेथड से बनाए जाते हैं, इनमें कोई ऐसा कॉस्ट नहीं आती, जिसकी वजह से इसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बाकी माइक्रोपोरस सिस्टम की निस्बत ज़्यादा होती है, इसलिए ये गैस स्टोरेज के लिए ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड स्टोरेज के लिए, कैप्चर के लिए भी ये यूज़ होते हैं, यानी कि 3 तरह की गैसें यहाँ पे इन्होंने डिस्कस की हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी और पेपर में कोई और गैस की स्टोरेज भी मिलती है तो आप उसको भी यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ये यहाँ पे उन्होंने समरी बताई हुई है कि कौन कौन से यहाँ पे उन्होंने पॉलीमर ऊपर डिस्कस कर लिए हैं। फॉर एग्जांपल ये कि पी है, यहाँ पे सिंथेटिक स्ट्रेटजी क्या थी, क्या सरफेस एरिया था, कौन कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक कितनी करता है ये, और इसकी स्ट्रक्चर क्या है, मोनोमर यानी कि इसका उसका यूनिट यहाँ पे मेंशन है। तो आप इस तरह की जो डिटेल है, इस तरह का टेबल है, वो भी अपने रिव्यू में ऐड कर सकते हैं। इनकी यानी कि ये सारे हाइपर क्रॉसलिंक पॉलीमर्स कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक के लिए यूज़ होते हैं, और हर पॉलीमर का सरफेस एरिया यहाँ पे और मेंशन है, साथ में मोनोमर यूनिट भी मेंशन है। नेक्स्ट पे चलें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने बताया जी, जू एटाल ने भी पॉलीमर्स जो है वो बनाए थे, और वो पॉलीमर्स इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड एड्जॉर्प्शन के लिए यूज़ किए हैं। तो इस तरह के पेपर्स जहाँ पे हाइपर क्रॉसलिंक पॉलीमर को किसी गैस कैप्चर के लिए यूज़ किया जाता है, आप वो वाले पेपर्स की डिटेल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलें तो हमारे पास गैस स्टोरेज के अलावा मेम्ब्रेन गैस सेपरेशन के लिए भी ये हाइपर क्रॉसलिंक पॉलीमर्स यूज़ होते हैं। अब इसका भी क्या बेसिक मैकेनिज्म है, कैसे यूज़ होते हैं, कौन से पेपर में पहले ये बातें रिपोर्ट हो चुकी हैं, वो सारी डिटेल आपने ऐड करनी है। और यहाँ पे नेक्स्ट पे चलें तो रिमूवल ऑफ माइक्रो पोल्यूटेंट है, जो कि मैं इस वीडियो के स्टार्ट में भी आपके सामने ये पॉइंट रखा था कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट या वाटर को पोल्यूट कर, जो पोल्यूटेड वाटर है उसको ट्रीट करना, उसमें से पोल्यूटेंट्स को रिमूव करना, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इशू है टुडेज़ वर्ल्ड का। और हाइपर क्रॉसलिंक पॉलीमर्स की एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये माइक्रो पोल्यूटेंट को रिमूव करने के लिए वाइडली यूज़ किए जाते हैं। अब क्यों यूज़ किए जाते हैं, कैसे यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए, ऑर्गेनिक वेपर्स को रिमूव करने के लिए, क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस के लिए। तो ये सारी जो इनकी एप्लीकेशंस हैं यहाँ पे उन्होंने उनको डिस्कस किया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे यहाँ बता रहे हैं कि ओयंग एटाल ने एड्जॉर्प्शन परफॉर्मेंस चेक की है, यानी कि इन्होंने जो HCP पॉलीमर बनाए हैं उनको एड्जॉर्प्शन पर्पसेस के लिए यूज़ किया है एज अ सोलर एड्जॉर्बेंट, यानी कि एड्जॉर्बेंट की शक्ल में उनको यूज़ किया है, और डिफरेंट पोल्यूटेंट्स रिमूव करवाए हैं वाटर में से। तो इस तरह के पेपर्स आप उसमें रिपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलें तो क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन है। क्रोमेटोग्राफी में किस तरह हाइपर क्रॉसलिंक पॉलीमर्स यूज़ होते हैं, आपने उनकी डिटेल बतानी है। उसके बाद
फोर्थ नंबर पे कैटालिसिस आ जाता है। कैटालिसिस में किस तरह हाइपरक्रोसलिंक पॉलीमर यूज़ हो रहे हैं, कैसे उनकी फंक्शनिंग होती है, या किस तरह वो परफॉर्मेंस करते हैं। इस तरह की डायग्राम भी अगर आपको किसी पेपर में मिलती है तो आप उसको भी लाजमी ऐड करें। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थी हाइपरक्रोसलिंक पॉलीमर्स की, जैसे फ़ोटो कैटालिसिस में भी यूज़ होते हैं, ड्रग डिलीवरी में। अब हर एप्लीकेशन पे आप पहले से इसको स्टडी करें, इनका बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक वर्किंग, उसके बाद आप पेपर्स डाउनलोड करें। उन पेपर्स को डाउनलोड करके आप पहले उनकी एप्लीकेशंस को समझें कि उन्होंने किस तरह यूज़ किया है, क्या बातें उन्होंने उसमें लिखी हैं, और उनको समझने के बाद आपके लिए ये एप्लीकेशंस वाला पार्ट लिखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। फिर आपने उन एप्लीकेशंस पे, जैसे यहाँ पे ये सेंसिंग की है, आपने इस एप्लीकेशन पे पेपर निकालने कि कैसे हाइपर क्रॉसलिंक पॉलीमर एज अ सेंसर यूज़ होते हैं। आपको बहुत से पेपर मिल जाएंगे, हर एप्लीकेशन पे बहुत से पेपर आपको मिल जाएंगे, गूगल स्कॉलर पे, गूगल पे। और अगर आपसे साइंस सबसे जो बेस्ट वे है फ्री पेपर डाउनलोड करने का, अगर आपको वो मेथड नहीं आता तो फ्री डाउनलोड कैसे किए जाते हैं पेपर, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसको चेक कर लीजिएगा। मीन्स टू से कि आपने हर एप्लीकेशन पे डिफरेंट पेपर्स निकालने हैं और उनको डाउनलोड करना है, और उनकी डिटेल आपने इसमें ऐड करनी है। एट द एंड आपने इसमें कंक्लूजन या फ्यूचर पर्सपेक्टिव, ये भी चीज़ें ऐड करनी होती हैं। कंक्लूजन में आपने इन सब पॉइंट्स को समराइज करके लिख देना है, और फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स में आपने लिख देना है कि हम ये रिकमेंड करते हैं, या फ्यूचर में हम ये चाहते हैं कि और ज़्यादा हाई सरफेस एरिया और एक्सीलेंट पोरोसिटी वाले हाइपर क्रॉसलिंक पॉलीमर्स भी डेवलप किए जाएं। इन पे अभी वर्क जारी रहना चाहिए, क्योंकि ये इनकी बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस इनकी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये वास्ट एप्लीकेशंस के हामिल हैं। लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस भी रिव्यू में आपको अक्सर मिलेंगी। लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस होता है कि अगर एक पॉलीमर का नेम बड़ा है या किसी भी कंपाउंड का नेम बड़ा है, तो आप उसको फुल नेम एक दफ़ा लिखने के बाद बाद में उसका जब भी नेम आएगा तो आप एब्रीविएशन यूज़ करते हैं। तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं या जो जिनको उन एब्रीविएशंस का नहीं पता, तो उनकी आसानी के लिए लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन भी एट द एंड ऑफ कंक्लूजन के बाद ये ऐड की जाती हैं, ताकि आइडिया हो जाए कि ये एब्रीविएशन किसकी है। एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस एट द एंड आप उसमें जर्नल की, जिस जर्नल में आप पब्लिकेशन करवाना चाह रहे हैं उसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा एक रिव्यू पेपर का जो एनालिसिस है वो कंप्लीट हो गया। आज की वीडियो में हमने इस एक पेपर को, रिव्यू पेपर को डिस्कस कर लिया। दूसरे रिव्यू पेपर का हमने एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा था, कीवर्ड्स देखे, उसके बाद इंट्रोडक्शन की तरफ आ जाए तो देखें यहाँ पे भी इंट्रोडक्शन में उन्होंने कैटालिसिस, वाटर प्योरीफिकेशन, ड्रग डिलीवरी, ये सारी वही एप्लीकेशन है जो हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे उन्होंने पॉलीस्टाइरीन के जो हाइपर क्रॉसलिंक पॉलीमर है उनको डिस्कस किया है। देखें यहाँ पे भी उन्होंने यही बात बताई हुई है कि फर्स्ट एग्जांपल ऑफ एलसीपी, यानी कि सबसे पहले हाइपर क्रॉसलिंक पॉलीमर डेवेनकव और उसके कोवर्कर ने ही बनाए थे। यही बात पहले रिव्यू में भी हमने ये डिस्कस की थी। तो बातें वही हैं, रेपिटेशन होती रहती है। आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है, अपने स्टाइल में लिखना है, सारे डाटा को आपने कलेक्ट करना है। ये कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर आप एक दफ़ा स्टार्टिंग मुश्किल होती है, हर काम की स्टार्टिंग मुश्किल होती है। एक दफ़ा अगर आप स्टार्ट करते हैं तो फिर आपका काम होता जाएगा, ठीक है। अब जैसे हाइपरक्लोसिंग पॉलीमर के पॉलीस्टाइरीन यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किए हैं। अब वो उनके सेंसिस का मेथड यहाँ पे बताया गया है कि वो किस तरह उसमें लिंकिंग होती है। प्रिकर्सर पॉलीमर्स यानी कि उसके जो रीजेंट्स हैं बनाने के लिए वो कौन कौन से हैं, ये साथ में उनका पोर साइज डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह की ये मार्फोलॉजी या पोर डायमीटर वगैरह डिस्कस किया है। सिंथेटिक रूट्स देखें, हर पॉलीस्टाइरीन के जो पॉलीमर्स हैं उनके सिंथेटिक रूट्स कौन कौन से हैं उनको डिस्कस किया है। एक्सटर्नल क्रॉस लिंकर, कैटालिस्ट, सॉल्वेंट्स, ये एक्सटर्नल क्रॉस लिंकिंग हम पहले रिव्यू में भी डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पे भी हमने देखा कि इसी तरह की डायग्राम थी, एक्सटर्नल क्रॉस लिंकिंग में वो यूज़ किए गए थे। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल क्रॉस लिंकिंग का मेथड पॉलीस्टाइरीन के केस में है, हमने वो पेपर्स यहाँ पे रिपोर्ट करने हैं। चूँकि हमारा मेन फोकस पॉलीस्टाइरीन पे है यहाँ पे, तो हम पॉलीस्टाइरीन वाले पेपर्स ही रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे क्रॉस लिंकिंग डिग्री, कितने % वॉल्यूम ऐड करना चाहिए क्रॉस लिंकर का, केमिकल मॉडिफिकेशन कैसे करनी है, कौन कौन से मॉडिफिकेशन के लिए कौन से केमिकल यूज़ होते हैं। तो इस तरह की सब पॉइंट्स या मेन हेडिंग और सब हेडिंग ऐड कर सकते हैं। जब पॉलीस्टाइरीन को आप डिस्कस कर लो उसके बाद नैनो कंपोजिट्स पे भी बात आ जाती है कि नैनो कंपोजिट्स को किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं।
नैनो कंपोजिट्स की सिंथेसिस, उसकी सारा सिंथेटिक रूट वो डिस्कस करना है। उसके बाद उनकी एप्लीकेशंस की तरफ चले जाना है कि वहाँ कहाँ कहाँ ये यूज़ होते हैं एप्लीकेशंस में। आप यहाँ पे इनका जो मेन फोकस था वो एड्जॉर्प्शन पे था, तो आप एड्जॉर्प्शन को डिस्कस करना चाहते हैं जस्ट, तो आप एड्जॉर्प्शन की सारी डिटेल ऐड कर दें। अगर आप सारी एप्लीकेशंस को डिस्कस करना चाहते हैं तो आप सब एप्लीकेशंस को थोड़ा थोड़ा डिफाइन करेंगे। एट द एंड आपने कंक्लूजन ऐड करना है। फ्यूचर पर्सपेक्टिव से अगर ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी ऐड कर लें। उसके बाद आथर कंट्रीब्यूशन, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और रेफरेंसेस। तो ये बेसिक फॉर्मेट आपके सामने आज 2 रिव्यू पेपर्स का रखा। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ तो पल्ले ज़रूर पड़ा होगा कि इस टॉपिक पे रिव्यू जब लिखना है तो कौन कौन से पॉइंट्स, कौन सी हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और लाजमी होनी चाहिए, इन एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखना है, कीवर्ड्स कौन से होने चाहिए, टॉपिक किस तरह का होना चाहिए, कंक्लूजन और फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स में हमने क्या चीज़ें ऐड करनी है, सिंथेटिक के मेथड्स कौन कौन से हैं, मार्फोलॉजी में कौन सी चीज़ें आती हैं, एप्लीकेशंस किस तरह की हैं। तो ये हमने सारी पॉइंट्स आज की वीडियो में कवर किए हैं। होप्स हो कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई पॉइंटर मिसिंग हो गया हो, या आप किसी चाह रहे हो कि हम किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। होप्स हो कि आपको आज की हमारी ये कोशिश अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये कोशिश अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि जो स्टूडेंट्स जिनको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँच जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।